हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है इंटेलिजेरे, उससे मिलके बना हुआ है। जो इंटेलिजेरे है, ये दो शब्द अर्थात इंटर और लिजरे, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इंटर का मतलब होता है अनेक विकल्प, लिजरे का मतलब होता है चयन करना। मतलब कोई व्यक्ति यदि अनेक विकल्पों में से चयन कर सकता है, इसका मतलब वह बुद्धिमान है। प्रचलित अर्थों में देखें तो बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा, समझ, इन अर्थों से लिया जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, प्रतिभा है, प्रज्ञा है, समझ है, इसका मतलब व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखें इंटेलिजेंस या बुद्धि का तात्पर्य क्या है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रत्यक्षण करने मतलब परसीविंग, सीखने मतलब लर्निंग, समझने मतलब अंडरस्टैंडिंग, नोइंग मतलब जानने। मतलब चार प्रकार की योग्यता यदि व्यक्ति के अंदर है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पुल्क, PLUK, पुलक मॉडल। तो उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मान सकते हैं। तो इसके अनुसार प्रत्यक्षण करने मतलब परसीविंग, सीखने, समझने और जानने, ये चार योग्यता यदि व्यक्ति के अंदर है, तो वह व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान है। लेकिन ये कैसा है, संकीर्ण परिभाषा होती है, किसकी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। फिर अल्फ्रेड बिने के अनुसार देखें, अच्छा बोध करना, अच्छा तर्क करना, अच्छा निर्णय लेना, ये क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। क्या, अच्छा बोध करना, अच्छा तर्क करना, अच्छा निर्णय लेना, ये क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। इसे शॉर्ट में आप बातूनी से याद कर सकते हो। ब से बोध करना, त से तर्क करना और न से निर्णय लेना। तो बातूनी से आप याद कर सकते हो। ये परीक्षा में आ चुका है। बातूनी मतलब अच्छा बोध करना, अच्छा तर्क करना और अच्छा निर्णय लेना ही क्या, बुद्धि कहलाता है। किसके अनुसार, अल्फ्रेड बिने के अनुसार। फिर आते हैं हमारे डेविड वेस्लर। तो डेविड वेस्लर के अनुसार बुद्धि की बात करें तो स्व-विवेकपूर्ण चिंतन करने, सौदेश्यपूर्ण व्यवहार करने और परिवेश को समझने की जो समग्र क्षमता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो डेविड वेस्लर के अनुसार आप याद रखेंगे, स्वविवेकपूर्ण चिंतन करने, सौदेश्यपूर्ण व्यवहार करने और परिवेश को समझने की जो समग्र क्षमता है, ओवरऑल क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब हम देखेंगे रॉबिन्सन और रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, जो उन्होंने 1965 में दी थी। तो बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण योग से। व्यक्ति क्या, संज्ञानात्मक जो व्यवहार करता है, संज्ञानात्मक व्यवहार मतलब व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, तो उनके सारे व्यवहारों का संपूर्ण योग होता है। जो क्या है, व्यक्ति में समझ के द्वारा समस्या समाधान की क्षमता, तो उसके अंदर समझ है। और उस समझ की वजह से क्या करता है, वो समस्या समाधान की क्षमता अपने अंदर विकसित करता है। और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की उसकी क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। तो ये बहुत सारी क्षमताएं हैं, किसके अनुसार, रॉबिन्सन और रॉबिन्सन के अनुसार 1965 में। तो कौन-कौन सी क्षमताएँ होगी? पहली क्षमता आती है कि व्यक्ति में समझ के द्वारा समस्या समाधान की क्षमता। बस समझ के द्वारा समस्या समाधान की क्षमता, पहली क्षमता। दूसरी, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, 2 क्षमताएँ होगी। तीसरी, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, 3 क्षमता। और चौथी आती है हमारे अनुभव के साथ लाभ उठाने की क्षमता। तो यदि व्यक्ति के अंदर चारों प्रकार की क्षमताएँ हैं, इसका मतलब व्यक्ति बुद्धिमान है। और चारों प्रकार की क्षमताएँ क्या होती है? संज्ञानात्मक व्यवहारों का योग होती है। आपको एक बार वापस बता दें, समझ के द्वारा समस्या समाधान की क्षमता, दूसरी है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, तीसरी होती है अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और चौथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता। तो चारों क्षमताओं का योग क्या कहलाता है? हमारे बुद्धि कहलाता है। किसके अनुसार? रॉबिन्सन और रॉबिन्सन के अनुसार। फिर आता है उल्रिक निस्सेर की। उल्रिक निस्सेर की बात करें, उन्होंने 1996 में बुद्धि की परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा, व्यक्ति की जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने और विभिन्न प्रकार की चिंतन प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर बाधाओं को दूर करने की जो क्षमता होती है, वही बुद्धि कहलाती है। किसके अनुसार? उल्रिक निस्सेर के अनुसार। कि व्यक्ति की क्या है, जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने और विभिन्न प्रकार की जो चिंतन प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें सम्मिलित होकर बाधाओं को दूर करने की जो समग्र क्षमता कहलाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, उल्रिक निस्सेर के अनुसार। और ये परिभाषा उन्होंने 1996 में दी थी। अब एक सामान्य सी परिभाषा देखें तो बुद्धि का आशय क्या है, व्यक्ति के अपने परिवेश या पर्यावरण को समझने, विवेकपूर्ण चिंतन करने, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो क्षमता होती है, व्यापक क्षमता होती है, यही हमारी क्या है, बुद्धि कहलाती है, सामान्य अर्थों में। अब हम देखते हैं बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि की विशेषताएं क्या है।
पहली विशेषता आती है बुद्धि क्या है कई क्षमताओं का योग होती है। बुद्धि एक नहीं होती, बुद्धि क्या होती है कई क्षमताओं का योग होती है। दूसरी विशेषता आती है समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति क्या है बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो समझ होता है उसका सहारा लेता है। वह समस्या आती है, समस्या का समाधान भी किया जाता है और समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो समझ है उसका सहारा लेता है और इसी के साथ वह बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ ले सकता है कि पहले ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आ चुकी थी, इसी प्रकार की और उनमें किस प्रकार उस समस्या का समाधान किया था। तो उस समझ का सहारा ले लेता है यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो। बुद्धि की मदद से व्यक्ति क्या उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और अधिक उद्देश्यपूर्ण क्रियाएँ करने पर ही उसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है और उद्देश्यहीन क्रियाएँ करने पर उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। बुद्धि की मदद से व्यक्ति क्या है वातावरण में अच्छे ढंग से समायोजन और अनुकूलन करना सीखता है और यही क्या करता है उसकी प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारण बनता है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि की मदद से व्यक्ति क्या है विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन में करने में समर्थ होता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति क्या करता है विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है। अधिक बुद्धिमान वाले बुद्धि वाले व्यक्ति मुश्किल और जो जटिल कार्य होते हैं उनको समझकर पूरी सूझबूझ या समझ के साथ काम करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी बुद्धि की। एक प्रश्न आया हुआ था इरोज और थैनाटोस में क्या अंतर है? आप इसे बताइए 2016 के अंदर आया था आरएस की मेंस में। इरोज और थैनाटोस क्या होती है? दोनों के दोनों मनोविज्ञान की अवधारणाएं होती है। हीरोज और थैनाटोस क्या है? मनोविज्ञान की अवधारणाएं होती है जो कर्म से क्या करती है? जीवन वृत्ति मतलब कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जैसे आकर्षण, प्रजनन, कार्य और रचनात्मक कलाओं के लिए जिम्मेदार होती है, रचनात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। ये हमारी इरोज होती है। दूसरी होती है थैनाटोस। थैनाटोस क्या होती है? मृत्यु प्रवृत्ति मतलब व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, क्रोध, प्रतिकर्षण, विनाश, घृणा जैसी जो नकारात्मक भावनाएँ होती है, ये थैनाटोस कहलाती है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इरोस का मतलब जीवन वृत्ति, थैनाटोस का मतलब मृत्युवर्ती। और जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने अपने काम में इन अवधारणाओं का इस्तेमाल किया था। अब हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ये बुद्धिमत्ता के सिद्धांत की बात करें, पहला सिद्धांत आता है एक कारक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि क्या होती है? वह शक्ति होती है। ये किसने दिया था? यूनिफैक्टर थ्योरी। तो ये हमारे अल्फ्रेड बिने ने दिया था। उनके अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। बुद्धि क्या होती है? वह बुद्धि वह शक्ति होती है जो क्या करती है? समस्त जो मानसिक कार्य होते हैं इनको प्रभावित करती है। दूसरा सिद्धांत आता है हमारा दो कारक सिद्धांत। दो कारक सिद्धांत जिसे टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? सभी बौद्धिक कार्यों में 2 प्रकार के कारक शामिल होते हैं। जितने भी बौद्धिक कार्य होते हैं, उन सभी बौद्धिक कार्यों में 2 प्रकार के कारक शामिल होते हैं। एक तो होता है हमारा जनरल फैक्टर, जिसे जी फैक्टर कहते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट कारक, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहते हैं। जी फैक्टर की बात करें, तो ये वे प्राथमिक मानसिक क्रियाएँ जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पे पड़ता है। व्यक्ति दैनिक रूप में वो कार्य सारे करता है जिनका प्रभाव दूसरे जो स्पेसिफिक कार्य होते हैं उन पर पड़ता है। जैसे व्यक्ति क्या है रोज नहाता है, सभी के साथ नम्रता से बातचीत करता है। तो ये बुद्धि है जब भी कर पाता है, लेकिन ये कैसे सामान्य कार्य का सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इनका दूसरे कार्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरे होते हैं विशिष्ट कारक। ये वो योग्यता होती है जो किसी विशिष्ट कार्य इस क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या ये वो योग्यताएं होती है जो क्या है किसी विशिष्ट क्षेत्र या कार्य में सफलता पाने के लिए जरूरी होती है। बात करें इसकी तो ये क्या होती है? ये तत्व क्रिया विशिष्ट होती है। ये तत्व क्या क्रिया विशिष्ट होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है वह उसी में निपुण हो जाता है। तो यदि व्यक्ति के अंदर खिलाड़ी का गुण ज्यादा है तो खिलाड़ी बन जाएगा और सिंगिंग का ज्यादा है सिंगर बन जाएगा और इसे अर्जित की जा सकती है। यानी व्यक्ति अपने प्रशिक्षण और अभ्यास से इसको सीख सकता है। जैसे कि गायन के क्षेत्र में गायक और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी होते हैं, इनको विशिष्ट कारक के रूप में गिना जाता है। फिर आते हैं तीन कारक सिद्धांत जिसे थ्री फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तीन कारक सिद्धांत की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं इसे। ये किसने दिया था? तीन कारक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने। और जो हमारा तीन कारक सिद्धांत है इसे बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं या फिर बुद्धि संरचना मॉडल भी कहेंगे इसे। इसके अनुसार क्या है? यह बुद्धि को एकल इकाई न मान के विभिन्न क्षमताओं की एक जटिल समुच्चय के रूप में देखता है। ये क्या करता है? बुद्धि क्या है? कोई एक ही इकाई नहीं है, बल्कि ये क्या है? स्वतंत्र क्षमताओं के एक जटिल समुच्चय के रूप में इसको देखता है। यह मॉडल क्या तीन मुख्य आयाम या कारकों पर आधारित है जो एक त्रिआयामी घन का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? वो पहला आता है संक्रियाएं जिसे अंग्रेजी में ऑपरेशंस कहते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, मतलब जो मानसिक क्रिया की बात कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया होती है ना उसके अंदर हम कहते हैं क्या करते हैं।
ये आयाम ये बताता है कि व्यक्ति सूचना के साथ किस प्रकार की मानसिक क्रिया करता है। व्यक्ति के पास सूचनाएँ आ जाती है, तो व्यक्ति उस सूचना के साथ किस प्रकार की मानसिक क्रिया करता है, यह तो देखते हैं। और ये कितने प्रकार होते हैं इसके? 6। पहला आता है संज्ञान, मतलब जानकारी को समझना। तो व्यक्ति के पास जानकारी आई, अब उसको समझने लगा। दूसरा आता है स्मृति अभिलेखन, मतलब नई जानकारी दर्ज करना। यदि वो जानकारी पहले से नहीं है, तो उसे दर्ज करेंगे। तीसरा स्मृति धारण करना, मतलब जानकारी को बनाए रखना, याद रखना। चौथा अपसारी चिंतन, मतलब कई समाधान उत्पन्न करना, मतलब सृजनात्मकता। पांचवा अभिसारी चिंतन, मतलब एक सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचना, मतलब तर्क करना। और फिर आता मूल्यांकन, मतलब सटीक उपयुक्तता का निर्णय लेना। तो इस तरह हमारे क्या 6 इसके प्रकार है संक्रियाएं ऑपरेशंस के। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति अभिलेखन, तीसरा स्मृति धारण, चौथा अपसारी चिंतन, पांचवा अभिसारी चिंतन, छठा हमारे मूल्यांकन। दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा आता विषय वस्तु, मतलब किस पर करते हैं, मतलब जो सूचना की बात करें, सूचना का क्या प्रकार है। तो ये आयाम ये बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार की सूचना पर संक्रियाएं करता है, मतलब किस प्रकार की सूचना आएगी, जो व्यक्ति क्या है उस पर संक्रियाएं करेगा। जैसे बात करें इसके, तो इसके 4 प्रकार है। एक तो होता आकृति, जैसे ये मूर्ति भी हो सकती है, दृश्य या स्थानिक जानकारी भी हो सकती है। आप इसे याद रखेंगे कि ये कोई आकृति हो सकती है, जो मूर्त, दृश्य या स्थानिक जानकारी के रूप में हो सकती है। दूसरा प्रतीकात्मक की बात करें, तो अक्षर, संख्याएं, संकेत कुछ भी हो सकता है। फिर अर्थगत की बात करें, तो अर्थ, शब्दों के अर्थ, विचारधारा और अवधारणाएं, ये हो सकती है। व्यवहारगत की बात करें, तो लोगों के व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं से संबंधित जानकारी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। तो इसके 4 प्रकार है। कौन-कौन से? आकृति, प्रतीकात्मक, अर्थगत और व्यवहारगत। किसके? विषय वस्तु के। तीसरा आता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है क्या बनता है, मतलब आउटपुट रूप की बात करते हैं। तो ये आयाम बताता है कि संक्रियाओं को विषय वस्तु पर लागू करने के परिणाम स्वरूप सूचना का क्या स्वरूप बनता है, कि जब हम संक्रियाएं होती है उनको विषय वस्तु पर लागू कर दे, तो उसके परिणाम स्वरूप सूचना का क्या स्वरूप बनेगा। इसके 6 प्रकार होते हैं। जो उत्पादक प्रोडक्ट है, इसके 6 प्रकार है। पहला होता है इकाइयां, मतलब ये एकल तत्व होते हैं। वर्ग, ये समान विशेषताओं के समूह बनते हैं। संबंध, इकाइयों के बीच में संबंध। तंत्र, मतलब परस्पर संबंधित भागों का संगठन। रूपांतरण, मतलब जानकारी में परिवर्तन और पुनर्गठन। और छठा हमारा निहितार्थ। इनको थोड़ा शॉर्ट में हमें बताया गया है, क्यों? क्योंकि परीक्षा में छोटा-छोटा ही पूछा जाता है। तो हमने देखा आउटपुट के रूप में 6 प्रकार बनते हैं। कौन-कौन सी? इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, तंत्र, रूपांतरण और निहितार्थ। तो इस तरह हमने तीनों को प्रकार देख लिए। कौन-कौन सा? पहला संक्रियाएँ, मतलब ऑपरेशंस। दूसरा विषय वस्तु, मतलब कंटेंट्स। तीसरा हमारा उत्पाद, मतलब क्या बनता है। अब हम देखें कुल बौद्धिक क्षमताओं की बात करें, तो ये तीनों के तीनों स्वतंत्र आयाम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से ये तीनों आयाम स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। और प्रत्येक संयोजन एक अलग बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। और बात करें क्षमताओं की, तो क्षमताएं कैसे होगी? जैसे संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद, तीनों को आपस में गुणा करके देखें, तो 120 प्रकार की क्षमताएं व्यक्ति के अंदर निकल के आती है। तो हमारा तीन बुद्धि सिद्धांत है, 3 कारक सिद्धांत की बात कर रहे थे। अब बात करें, आता है अगला सिद्धांत, वो है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे मल्टी डायमेंशियल थ्योरी कहते हैं। ये हमारे किसने दिए थे? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हार्वर्ड गार्डनर की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो उन्होंने 1983 में लिखी थी। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग-अलग या भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियों से समावेशित है। अर्थात किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ-साथ काम करती है। मतलब समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ क्या करती है? आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ-साथ काम करती है। हार्वर्ड गार्डनर ने तो 7 प्रकार बताए थे इसके, बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 9 प्रकार प्रचलित है। अब बात करें कौन-कौन से प्रकार है। पहला प्रकार आता है भाषागत बुद्धि का। क्या? भाषागत बुद्धिमत्ता। इसकी विशेषता क्या होती है? कि इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है? विचारों को प्रकट करने, दूसरे के विचारों को समझने हेतु प्रवाह एवं नम्यता के साथ भाषा के प्रयोग करने की क्षमता होती है। कई व्यक्ति होते हैं जो बोलने में चतुर होते हैं, उनके लिए ये काम में लिया जाता है कि विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह और नम्यता के साथ भाषा का प्रयोग करने की क्षमता। ये व्यक्ति क्या होते हैं? शब्द कुशल होते हैं और शब्दों के विभिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं और स्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं। कौन? भाषागत बुद्धिमत्ता वाले लोग। जैसे हमारे लेखक, कवि, पत्रकार, अनुवादक, वक्ता, इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि। बात करें इसकी, तो वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान का कौशल, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन की इनके अंदर क्षमता होती है।
जैसे हमारे जो वैज्ञानिक चिंतन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, समस्या समाधान का कौशल होता है, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन करने की जिनके अंदर क्षमता होती है, वो हमारे तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं। और ये व्यक्ति क्या होते हैं? जिज्ञासु और तार्किक प्रकृति के होते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, प्रोग्रामर, इनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। फिर आती है हमारी देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि की बात करें तो दृश्य बिंब या प्रतिरूप निर्माण का कौशल होता है इनके अंदर। जो दृश्य बिंब और प्रतिरूप निर्माण का मतलब कोई मूर्तिकार होता है, पहले से कोई मूर्ति बनी हुई नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में मूर्ति बना लेता है। या कोई फोटो होती है तो चित्रकार फोटो नहीं बनाता, लेकिन फोटो का एक दिमाग में इमेज बना लेता है, उसके बाद वो फोटो बनाता है। तो इस तरह क्या है, ये हमारी देशिक बुद्धि होती है। दृश्य बिंब और प्रतिरूप निर्माण का कौशल इनके अंदर होता है। ये मानसिक बिंबों का निर्माण, उपयोग और उनको मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की उनको योग्यता होती है। जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है, मूवी पहले से बनी हुई नहीं होती, लेकिन वो क्या है, दिमाग में मूवी का पिक्चर बना लेता है और बाद में उसे बना भी देता है। यह क्या है, स्थानिक संबंधों को समझने में मदद करती है। जैसे हमारे चित्रकार, मूर्तिकार, विमान चालक मतलब पायलट, मूवी डायरेक्टर, वास्तुकार, इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। कौन सी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की बात करें तो इसमें हमारे संपूर्ण शरीर अथवा शरीर के किसी अंग की लोच का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई डांसर्स होते हैं, ये कौन सी बुद्धि काम में लेते हैं? तो शरीर के किसी लोच का, शरीर के किसी अंग के लोच का प्रयोग करते हैं, या फिर पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, और उनमें क्या सृजनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। यह सटीकता और नियंत्रण के साथ शरीर को उपयोग करने की क्षमता होती है। ये क्या होती है? सटीकता और नियंत्रण के साथ शरीर को उपयोग करने की क्षमता होती है। जैसे हमारे खिलाड़ी होते हैं, ये पूरे शरीर का उपयोग करते हैं। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, नर्तक, सर्जन, हस्त, शिल्पकार, ये सब हमारे शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के उदाहरण हैं। पांचवा आता संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि की बात करें म्यूजिकल की, तो संगीत के सुर, ताल, लय, ध्वनि, स्पंदन, इनके प्रति उनकी उच्च संवेदनशीलता होती है, और ऐसे लोगों में अच्छे संगीत की परख और संगीत के निर्माण की योग्यता होती है। जैसे हमारे संगीतकार, गायक, वादक, संगीत समीक्षक, ये सब हमारे संगीतात्मक बुद्धि के उदाहरण है। छठा आता है हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात करें, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति जो संवेदनशील होना। मतलब व्यक्ति क्या होता है, दो तरह के व्यवहार करता है। एक तो वह व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा समझता है, दूसरा दूसरों के बारे में ज्यादा समझता है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले क्या होते हैं, दूसरे के व्यवहारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यही योग्यता क्या, अन्य व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों के का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे हमारे राजनेता, धार्मिक नेता, परामर्शदाता, शिक्षक, विक्रेता, इनके इनको इसके अंदर शामिल करते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंदर। फिर आता है हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात करें, जो व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, तो अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, शक्तियों, कमजोरियों का गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। मतलब व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के बजाय क्या खुद के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता है। तो अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, शक्तियों और कमजोरियों का गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, इस ज्ञान का व्यवहार में भी उपयोग किया जाता है। ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पहचान और मानव अस्तित्व के अर्थों को समझने के लिए जिज्ञासु होते हैं। ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पहचान और मानव अस्तित्व के अर्थों को समझने के लिए जिज्ञासु होते हैं। जैसे हमारे दार्शनिक, आध्यात्मिक संत, मनोवैज्ञानिक और आत्म जागरूक व्यक्ति इनके अंदर शामिल होते हैं। आठवां प्रकार होता है, ये 7 प्रकार तो हमारे जो हमारे गिलफोर्ड ने दिए थे, ये गिलफोर्ड नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे, लेकिन बाकी के 2 प्रकार क्या है, बाद में जोड़े गए थे। जैसे कौन-कौन से? एक हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, मतलब पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की जो विशेषताएँ होती हैं, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, कि जैसे कई लोग कहते हैं पेड़ सो रहा है या पेड़ के बारे में जागरूक, तो वो है पर्यावरण के जो प्राकृतिक पक्ष है, उसकी विशेषताओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और ये हमारे प्राकृतिक व पर्यावरण में विभिन्न पशु-पक्षियों, वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने और सूक्ष्म विभेद करने में सहायक होते हैं। तो ये क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। जैसे हमारे किसान, पर्यटक, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरणविद, ये सब हमारे क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर शामिल होते हैं, नेचुरलिस्ट। फिर आता है हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें तो मानव क्या है, संसार के बारे में छिपे हुए रहस्य, जैसे हमारे जीवन, मृत्यु, मोक्ष, इनकी वास्तविकता के बारे में जानने की क्षमता देखी जाती है। यह क्या, जीवन के बड़े सवालों का चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। इसके अंदर हम दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, धर्मशास्त्री, इनको शामिल करते हैं। तो इस तरह हमने 9 प्रकार की बुद्धि देखी। कौन-कौन सी एक बार वापस बता दें। पहला भाषागत बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा देशिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि,
5वां संगीतात्मक बुद्धि, 6वां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 7वां अंतःवैयक्तिक बुद्धि, 8वां हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, 9वां हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि। अब हम देखेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करें। क्या आनुवंशिकता और पर्यावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि का विकास मतलब जो आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वह व्यक्ति के बुद्धि का किस प्रकार विकास हुआ है, ये 2 चीज़ें होती है। एक तो उसकी आनुवंशिकता मतलब उसकी जो प्रकृति है, साथ ही साथ पर्यावरण मतलब उसका जो पोषण है, उनकी जो जटिल अंतःक्रिया होती है, उसी का परिणाम होता है कि ये कैसा है। देखते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता की कोई कहे कि आनुवंशिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम बात करेंगे आनुवंशिकता के साक्ष्य मतलब हेरेडिटी के कौन से साक्ष्य है उसकी बात करें। तो इसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में हम जुड़वा और दत्तक जो मतलब गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जुड़वा दत्तक अध्ययन से कुछ चीजें पता चलती है जो कि क्या जो क्या करती है आनुवंशिकता का बुद्धि पर प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। जैसे अब सबसे पहले एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में हमने देखा कि हम जुड़वा बच्चे हैं, दो तरह के जुड़वा बच्चे हैं जिसमें हम एक तो समरूपीय मतलब दोनों के दोनों क्या आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब सेम टू सेम दिखते हैं ये जुड़वा बच्चे। दोनों के साथ हमने क्या किया कि पहली बात देखी तो दोनों में जीन 100% समान है, लेकिन दोनों में अंतर कर दिया। अंतर क्या किया? एक जुड़वा बच्चे को साथ-साथ पाला, दूसरे जुड़वा बच्चों को अलग-अलग पाला। तो क्या किया? लास्ट में देखा हमने जो जुड़वा बच्चे जिनको साथ-साथ पाला गया था, उनकी बुद्धि लगभग 90% समान है। जबकि जो जुड़वा बच्चे जिनको अलग-अलग पाला गया था, उनकी केवल 72% बुद्धि समान है। इस प्रयोग से क्या पता चला? इस प्रयोग से पता चलता है जिनका जिनको साथ-साथ पाला गया था, मतलब आनुवंशिकता, पर्यावरण दोनों का अधिकतम प्रभाव इस पे पड़ा है। जबकि जिनको अलग-अलग पाला गया था, उनके बारे में जीन समान होने के कारण पर्यावरण अलग होने पर भी उच्च सहसंबंध बना रहा, जो क्या है हमारे आनुवंशिकता की प्रबलता को दर्शाता है कि मतलब पर्यावरण को अलग कर दिया, फिर भी उनमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0% हो गया, उनमें फिर भी 72% बुद्धि लगभग समान थी। तीसरा हमने प्रयोग किया, जो हमारे जो जुड़वा तो बच्चे हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब जैसे कोई एक लड़का है, एक लड़की है, लेकिन है जुड़वा। मतलब उनके जीन क्या है 50% समान। अब उनको साथ-साथ पाला गया। क्या साथ-साथ पाला गया, तो बाद में पता चला कि 60% उनकी बुद्धि समान है। मतलब जीन की समानता कम होने से सहसंबंध भी कम हो गया। अब बात करें जो सहोदर होते हैं, सहोदर का मतलब जो हम भाई-बहन होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें भी जीन 50% समान हो और यदि उनको साथ-साथ पाला जाता है, दूसरे सिब्लिंग्स मतलब सहोदर जिनमें 50% जीन समान है और उनको अलग-अलग पाला जाता है। उनकी बात करें तो 2 स्थितियाँ हो गई, दोनों सहोदर हैं, दोनों में 50% जीन समान है, लेकिन एक को तो साथ-साथ पाला गया, एक को अलग-अलग पाला गया। जिनको साथ-साथ पाला गया, उनमें तो बुद्धि 50% समान है और जिनको अलग-अलग पाला गया, उनकी बुद्धि क्या 25% समान है। इस तरह हमने देखा कि पर्यावरण का बुद्धि पर किस प्रभाव प्रभाव पड़ता है। गोद लिए हुए बच्चों की बात करें तो दत्तक बच्चों मतलब गोद लिए हुए बच्चों की बुद्धि उनके जन्म देने वाले माता-पिता की अपेक्षा गोद लेने वाले माता-पिता के कम समान होती है। ऐसा है कि मतलब उनकी बुद्धि किसके समान होती है? उनके माँ-बाप के समान होती है और गोद लेने वाले माता-पिता के कम समान होती है। जो आनुवंशिक के मूल योगदान को बताता है कि भैया ये गोद लेने से कुछ नहीं होता। जो उनके माता-पिता की बुद्धि होती है, वही बच्चों की बुद्धि होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, उनके जो जिन्होंने गोद लिया है, उनकी बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पर्यावरण के साक्ष्य की बात करें, तो पर्यावरण व्यक्ति की आनुवंशिक क्षमता की सीमा के भीतर बुद्धि को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वह पर्यावरण क्या करता है? वह व्यक्ति की आनुवंशिक क्षमता की जो सीमा है, उसके भीतर बुद्धि को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे आयु के प्रभाव की बात करें कि जैसे-जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले जो माता-पिता होते हैं, उनकी बुद्धि के स्तर के निकट पहुँचता जाता है। और ये चीज़ बताता है कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय जो पोषण है, बौद्धिक विकास को दिखा दिशा देता है। जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय पोषण है, ये क्या करता है? बौद्धिक विकास को दिशा देता है। तो जैसे पोषक कारक की बात करें, यदि व्यक्ति को प्रचुर और समृद्ध पोषण दिया जाए, साथ ही साथ क्या अनुकूल पारिवारिक पृष्ठभूमि और गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा दी जाए, तो इससे बुद्धि के विकास में वृद्धि होती है। तो ये 2 चीज़ें हमने देखी, कौन-कौन सी? आयु का प्रभाव और पोषण कारक। निष्कर्ष के रूप में देखें तो बुद्धि क्या आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। बुद्धि क्या होती है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। आनुवंशिकता क्या करती है? बुद्धि की संभावित सीमा निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति उस सीमा के भीतर कितनी उपलब्धि हासिल करेगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है और
आनुवंशिकता बुद्धि की संभावित सीमा निर्धारित करती है, जबकि हमारे पर्यावरण क्या निर्धारित करता है कि व्यक्ति उस सीमा के भीतर कितनी उपलब्धि हासिल करेगा। अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, इसको चेक करने के लिए बुद्धि लब्धि का सिद्धांत आता है, जिसे इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट कहते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू क्या होता है? एक मानकीकृत स्कोर होता है, व्यक्ति की बुद्धि का स्कोर मतलब आईक्यू, जो क्या है किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता का आकलन उसकी वास्तविक आयु के सापेक्ष करता है कि कोई व्यक्ति कितनी उम्र का है और उसकी बुद्धि कितनी उम्र की है। इस चीजों का जो अनुपात होता है यही हमारे आईक्यू कहलाता है। परिभाषा और सूत्र की बात करें तो सबसे पहले आईक्यू की बात करें, किसने दिया ये शब्द? आईक्यू शब्द पहली बार 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इनके द्वारा तैयार किया गया था। सूत्र की बात करें उन्होंने इस चीज को कैसे तैयार किया? आईक्यू को क्या है मानसिक आयु और जो काल कालानुक्रमिक आयु होती है क्रोनोलॉजिकल एज, उनसे विभाजित करके 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। आईक्यू की बात करें जो बुद्धि लब्धि है तो उसमें क्या करेंगे, मानसिक आयु में किसका भाग लगाएंगे? कालानुक्रमिक मतलब जो व्यक्ति की वास्तविक आयु है उसका भाग लगाएंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आईक्यू निकल के आता है। और ये किसने दिया था? सबसे पहले विलियम स्टर्न ने। और उन्होंने जब इसका रिजल्ट्स देखे तो रिजल्ट्स में उन्होंने क्या देखा? तो रिजल्ट्स में देखने के बाद उन्होंने आईक्यू का वर्गीकरण किया और उसकी प्रतिशतता के आधार पे बुद्धि लब्धि का वितरण सामान्यतः क्या है? सामान्य वितरण वक्र जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है इसका अनुसरण करता है, जिसे घंटी वक्र भी कहते हैं। कैसे? अब इसके अंदर उन्होंने देखा जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट के अंदर देखा उन्होंने कि जिनका स्कोर 90 से 109 के बीच में था वो सारे के सारे औसत थे और दुनिया के लगभग आधे लोग औसत है, मतलब ना तो ज्यादा आईक्यू ना कम आईक्यू। इसके यदि 10 ऊपर जाते हैं और 10 नीचे जाते हैं, तो 10 यदि ऊपर जाएँगे तो हमारे 110 से 119 उच्च औसत होंगे, तो हमारे 90 80 से 89 निम्न औसत वाले। तो दोनों के दोनों 16.1 16.1% होंगे। फिर इसके ऊपर 10 जाएँगे तो 120 से 129 तो श्रेष्ठ सुपीरियर होंगे, तो इनकी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 6.7। और इधर से द 10 नीचे जाएँगे तो सीमावर्ती होंगे बॉर्डर लाइन वाले। तो ये क्या कहलाते हैं? 6.7% जनसंख्या ऐसी। और यदि 130 से ऊपर यदि कोई किसी का आईक्यू स्कोर, इसका मतलब उसे अतिश्रेष्ठ वेरी सुपीरियर कहेंगे और जनसंख्या का लगभग 2% 2.2%। और वैसे 70 से कम की बात करें जैसे मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति कहेंगे और ये भी हमारे 2.2% है। तो दुनिया में 2.2% इंटेलिजेंट भी है, सुपर इंटेलिजेंट या वेरी सुपीरियर। तो वहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे 2.2% लोगों के साथ भी है। तो इस तरह हमारे विलियम स्टर्न ने एक वर्गीकरण दिया जिसे घंटी वक्र भी कहते हैं। बात करें इसकी तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 50% औसत की बात करें 90 से 109 आईक्यू श्रेणी के बीच में आता है, जबकि अतिश्रेष्ठ और मानसिक रूप से विबंधित श्रेणियों में बहुत कम लोग आते हैं। तो घंटी वक्र की बात करें तो घंटी वक्र उन्होंने इस प्रकार दिया था। तो हमारे 90 है, 90 से 120 10 के बीच में क्या होती क्या है? हमारे औसत व्यक्ति आते हैं। और यदि आप 130 प्लस जाएंगे तो अतिश्रेष्ठ और यदि 70 से नीचे जाएंगे तो बौद्धिक न्यूनता के अंदर गिने जाएंगे। तो ये हमारे क्या है? घंटी वक्र। फिर आता है संज्ञानात्मक बुद्धि जिसे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। बात करें इसकी क्या होता है? कि संज्ञानात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने, विविधित विभेदन करने, तार्किक निर्णय लेने और प्रभावी संप्रेषण करने की जो योग्यता होती है यही संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है। तो दोबारा से आपको बता दें संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? तो संज्ञानात्मक बुद्धि से तात्पर्य है व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, विभेदन करने, तार्किक निर्णय लेने, प्रभावी संप्रेषण करने की जो योग्यता होती है यही हमारे संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है। अब बात करें जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे साहब थे, उन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। बात करें इनकी तो इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या अवधारणा दी? इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेके वयस्क हो जाते हैं उसके बीच में उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो उन्होंने कहा जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उनके सोचने का तरीका, कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, जिसके साथ बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से 4 अवस्थाओं में होता है। उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की। पहली अवस्था आती है हमारी कौन-सी? संवेदी पेशी अवस्था। ये जन्म से लेके लगभग 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? शिशु क्या होते हैं? अपनी इंद्रियों और हरकतों का उपयोग करके दुनिया को सीखने का प्रयास करते हैं। और इस अवस्था में वस्तु के स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है यानी ये समझना है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती। अगली आती है हमारी कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात करें
तो ये बच्चे के लगभग 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और भाषा का विकास कर लेते हैं कि किस चीज़ को कैसे बोलते हैं, ये चीज़ सीख जाते हैं। सोच की में प्रमुख सीमाओं की बात करें तो इसके अंदर अहंकारिता मतलब दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई आती है और केंद्रीकरण मतलब एक समय में समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। बच्चों की बुद्धि में 2 तरह की समस्याएँ आती है। पहली समस्या आती है अहंकारिता मतलब वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। जैसे माँ-बाप, टीचर उन्हें समझाते हैं कि बेटा पढ़ ले, लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि वो खेलते रहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा उठ जा, नहा ले, लेकिन वो क्या है सोने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में उनको कठिनाई होती है। दूसरी, एक समय में समस्या के केवल एक ही पहलू पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, इसीलिए बच्चे बन के सच्चे। फिर आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये लगभग हमारे 7 से 11 साल की अवस्था होती है बच्चों की। इसके दौरान क्या तो बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी सोच ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही सीमित रहती है। क्या बच्चे क्या तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही सीमित रहती है। फिर संरक्षण मतलब कंजर्वेशन और वर्गीकरण जैसी अवधारणाओं को समझने लगते हैं कि कौन उनकी ध्यान रखता है और किन चीजों को कैसे-कैसे बाँटना चाहिए। ये चीजें सीख जाते हैं बच्चे 7 से 11 साल के बच्चे। संरक्षण मतलब ये समझना कि समान अ, मात्रा समान रहती है, भले ही रूप बदल जाए। तो क्या है, वो चीज़ों को संरक्षण करना और वर्गीकरण करना चीज़ सीख जाते हैं। मतलब उनकी बुद्धि कैसी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुँच जाती है। चौथी प्रकार की बुद्धि आती है हमारी जो लगभग 11 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए काम आती है। मतलब अमूर्त या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर क्या होता है किशोर अमूर्त रूप से सोचने, परिकल्पना बनाने और तार्किक निर्णय निकालने में सक्षम हो जाते हैं। वे क्या निगमनात्मक तर्क, संभावित सोच का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हमने जीन पियाजे के जो बुद्धि के 4 अवस्था सिद्धांत की बात करें तो वो कौन-कौन से हैं? पहली थी हमारी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा हमारे अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब हम देखेंगे अगली बुद्धि। बुद्धि आती है हमारी कौन सी? भावनात्मक, संवेगात्मक या फिर सांवेगिक बुद्धि। कौन सी? सांवेगिक, भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो भावनात्मक बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति की भावनाओं को पहचानने, उपयोग करने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता होती है। भावनात्मक बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति की भावनाओं को पहचानने, उपयोग करने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता हमारी सांवेगिक, भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अब हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की बात करें जो उन्होंने 1983 में दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस पुस्तक में उन्होंने बहु बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 2 ईआई मतलब संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया था। अब 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? एक प्रकार तो ये है हमारे अंतःव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक की बात करें, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसकी बात करें तो इसके अंदर व्यक्ति के अंदर कैसी योग्यता होती है? मतलब व्यक्ति क्या है अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान रखते हैं। वह व्यक्ति क्या करता है कि अपनी सबसे मोटी चीज अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों, शक्तियों, कमजोरियों का ज्ञान रखते हैं और इस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो ये शालीन लोग होते हैं मतलब जो हमारे दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक संत होते हैं, जिनको सब पता होता है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है, तो खुद के बारे में तो उनको पता है। दूसरी बुद्धि होती है हमारी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इनके अंदर व्यक्ति के अंदर कैसी योग्यता होती है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना इनका मेन योग्यता होती है। उदाहरण के लिए देखें तो राजनेता, धार्मिक नेता इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर आता है हमारे सेलोवी और मेयर का संवेगात्मक बुद्धि का मॉडल की बात करें तो पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने क्या किया 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक लेख लिखा था। तो पीटर सेलोवी और जॉन मेयर तो सेलोवी और मेयर एक साथ कह सकते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा 1990 में जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस लेख में उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था और 1997 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप ये याद रखेंगे पुस्तक का नाम व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस 1997 में लिखी थी। अब उनके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी इसकी कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ, खुद के और दूसरे हमारे और हमारे सामने वाले व्यक्ति के संवेगों के प्रति समझ, उनमें विभेदन करने की क्षमता व योग्यता। मतलब ये तो विभेदन कर ले कि मेरी स्थिति कैसी है, दूसरे की स्थिति कैसी है, ये तो पता लगा लिया। अब उनमें अंतर करना भी आना चाहिए
और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करने की जो योग्यता होती है, यही हमारी संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ, उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करने की योग्यता बुद्धि भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। अब उन्होंने क्या किया, चार मुख्य बुद्धि के क्षमताएं बताई थी, जिसे पुम मॉडल भी कहते हैं, PUUM। इस यह सिद्धांत क्या ईआई को चार क्षमताओं पर केंद्रित एक वास्तविक बुद्धि मानता है। यह मॉडल क्या करता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ईआई को, इमोशनल इंटेलिजेंस को चार क्षमताओं पर केंद्रित एक वास्तविक बुद्धि मानता है। पहली क्षमता आती है भावनाओं को समझना। इसके अंदर पहली चीज क्या आती है, भावनाओं को समझना मतलब परसीविंग इमोशंस। व्यक्ति क्या करता है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को सटीक रूप से पहचानने की क्षमता होती है। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अपनी और दूसरों की जो भावनाएं होती हैं उनको सटीक रूप से पहचानने की क्षमता होती है। कैसे, दूसरे के चेहरे के भाव कैसे हैं, आवाज का स्वर कैसा है, गैर मौखिक संकेत कैसे होते हैं, हाव भाव, हाथ पैर के जो चलन है, तो इनसे पता लगाने की कोशिश करता है वो, मतलब भावनाओं को पहचानना। दूसरा होता है भावनाओं का उपयोग करना, जो हमने सूचना ली है उसका कैसे उपयोग करेंगे, मतलब रचनात्मक समस्या समाधान करेंगे। और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है, जिसे भावनाओं का उपयोग करना कहते हैं। फिर भावनाओं को समझना, मतलब भावनाओं के कारणों, जटिलताओं और संभावित परिणामों को समझने की क्षमता इसके अंदर शामिल होती है। जैसे विभिन्न भावनाओं के बीच संबंधों को पहचानना, अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है, उनमें क्या संबंध है, इस चीज को पहचानने की कोशिश करना। फिर भावनाओं को प्रबंधन करना, मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से विनियमित करना की क्षमता, मतलब खुद की और जो दूसरा है, दोनों की भावनाओं को क्या करेंगे, प्रभावी ढंग से विनियमित, मतलब रेगुलेट करने की क्षमता इसमें होती है। इसमें क्या नकारात्मक भावनाओं को शांत करना और सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना शामिल होता है। तो हमने ये देखा, जो पुम मॉडल है, जो हमारे सेलोई और मेयर के द्वारा दिया गया था, मतलब पी का मतलब परसीविंग, दूसरा यू का मतलब यूजिंग, तीसरे यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, चौथा का मतलब मैनेजिंग। तो इन चार जो क्षमताएं होती है, बौद्धिक क्षमताएं, इनका योग ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अब हम देखेंगे कि सेलोई मेयर का मानना था कि संवेगात्मक बुद्धि एक वास्तविक बुद्धि है, जिसे मापा और विकसित किया जा सकता है, और यह क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इस चीज को देख लिया। अब हम देखेंगे डेनियल गोलमैन का जो सामयिक बुद्धि मॉडल है, उसके बारे में देखेंगे। कौन सा, डेनियल गोलमैन का सामयिक बुद्धि मॉडल। तो हमारे डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस पुस्तक के साथ ही क्या ईआई की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। पुस्तक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया, कार्यस्थल और व्यक्तिगत सफलता के संदर्भ में, कौन से, जो हमारे कार्यस्थल होते हैं और व्यक्तिगत सफलता, इनके संदर्भ में ईआई को परिभाषित किया। और उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार यदि व्यक्ति सफल होता है तो व्यक्ति की सफलता में आईक्यू की तुलना में ईआई का योगदान ज्यादा होता है। मतलब व्यक्ति के अंदर यदि ईआई, मतलब 80% लगभग व्यक्ति के सफलता में योगदान होता है, किसका, ईआई का, किसकी बजाय, आईक्यू के। मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति कम सफल होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। डेनियल गोलमैन ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था व्हाट मेक्स ए लीडर। कौन सी, व्हाट मेक्स ए लीडर। पुस्तक में बताया कि प्रभावी नेतृत्व के लिए केवल तकनीकी कौशल और बुद्धि लब्धि जरूरी नहीं है। क्या, यदि व्यक्ति प्रभावी नेतृत्व करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, उसके पास केवल तकनीकी कौशल और बुद्धि लब्धि की जरूरत नहीं है, बल्कि संवेगात्मक बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, जो उत्कृष्ट नेताओं को औसत नेताओं से अलग करता है, मतलब उनसे ऊपर रखता है। कौन, हमारे सामवेगिक बुद्धिमत्ता। इसी वजह से डेनियल गोलमैन ने ईआई को 5 मुख्य दक्षताओं या आयामों में बांटा। कौन कौन सी है, पहला आयाम आता हमारा आत्म जागरूकता, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ये क्या होता है, ईआई का, इमोशनल इंटेलिजेंस का आधारभूत आयाम होता है। इसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को सटीक रूप से पहचानने की क्षमता। इसका मतलब क्या है, अपनी भावनाओं, मतलब भावनाओं, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, वैल्यूज, मोटिवेशंस मतलब शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं, इनको सटीक रूप से पहचानने की जो क्षमता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी आत्म जागरूकता कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें तो ये जानना कि कोई विशिष्ट परिस्थितियों में आपको तनावग्रस्त या उत्साहित करती है। भाई, कि कोई क्या है, विशिष्ट परिस्थितियों में आपको तनावग्रस्त या उत्साहित करती है, और ये समझना कि ये भावनाएं आपके प्रदर्शन पर किस तरह से प्रभाव डालती है। दूसरा आता आत्म नियमन, मतलब सेल्फ रेगुलेशंस की बात करें तो आत्म जागरूकता के बाद यह उन भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता होती है।
देखिए, यह क्या उन भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता होती है। अर्थ देखें तो अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने, अस्पष्टता के अनुकूल होने और आवेगपूर्ण व्यवहार से बचने की क्षमता कहलाती है मेरे आत्म नियमन। तो आवेगपूर्ण व्यवहार होते हैं मतलब हम कई बार डर जाते हैं या फिर कोई अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, उससे बचने की क्षमता कहलाती है हमारी आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। उदाहरण के रूप में देखें तो दबाव की स्थिति में शांत रहना, भाई हमारे सामने अचानक कुछ समस्या आ जाए तो हम बौखलाएंगे नहीं, उसकी बजाय क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। किसी असहमति के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और विचार करना, ये हमारा आत्म नियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। तीसरा आत्म अभिप्रेरण की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन की, तो ये आयाम क्या करता है, लक्ष्य उन्मुखता मतलब गोल ओरिएंटेशन से संबंधित है। इसका मतलब है कि आंतरिक कारक जैसे कि हमारी जिज्ञासा, जुनून, उपलब्धि की इच्छा, तो हमारे आंतरिक कारकों से ये प्रेरित होना, न कि केवल बाहरी पुरस्कार जैसे हमारे वेतन, पदोन्नति से। तो आप याद रखेंगे आत्म अभिप्रेरण का मतलब, इसका अर्थ ये है कि आंतरिक कारकों से प्रेरित होना, न कि केवल बाहरी पुरस्कार से। इसमें क्या आशावादी बने रहना और चुनौतियों का सामना करने पर भी दृढ़ता बनाए रखना शामिल होता है। इसमें क्या होता है, आशावादी बने रहना और चुनौतियों का पर सामना करने पर भी दृढ़ता बनाए रखना शामिल होता है। उदाहरण के लिए देखें कि किसी कार्य में असफलता मिलने पर भी निराश न होना और बार-बार प्रयास करते रहना आत्म अभिप्रेरण कहलाता है। फिर आता है सहानुभूति या एम्पैथी की बात करें, तो ये भी हमारे ईआई का एक सामाजिक पहलू है। जो सहानुभूति है, एम्पैथी क्या है, ईआई का, इमोशनल इंटेलिजेंसी का सामाजिक पहलू है। इसका अर्थ क्या है कि दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं, दृष्टिकोण को समझने और महसूस करने की क्षमता। क्या दूसरे की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समझने और महसूस करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है, जो जो क्या हमारी सहानुभूति एम्पैथी कहलाती है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ ये जानना होता है कि दूसरे क्या अनुभव कर रहे हैं और बिना उनके कैसा महसूस किए, क्या बिना उनके बिना उनके जैसा महसूस किए, क्या ये जानना कि दूसरे क्या अनुभव कर रहे हैं। कई बार क्या, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब ऐसे एरिया का दौरा करते हैं जहां बाढ़ आई हुई है या फिर किसी की मौत हो गई, तो वहां जाके क्या इस प्रकार का अपना गेस्चर देते हैं कि उनके सबको लगे कि भैया वो समझ रहे हैं कि आपको कितना दर्द है। तो वो ये जानना होता है, इसका मतलब कि दूसरे क्या अनुभव कर रहे हैं बिना उनके जैसा महसूस किए। उदाहरण के लिए देखें, किसी सहकर्मी की निराशा को पहचानना और इसकी स्थिति के प्रति संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया देना शामिल होता है। फिर आता है सामाजिक कौशल मतलब सोशल स्किल की बात करें, तो यह ईआई का व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। ये क्या होता है, ईआई का व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करता है। जिसके द्वारा क्या, व्यक्ति क्या दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करता है। इसका मतलब क्या है, मधुर संबंध बनाना, प्रभावित करना, स्पष्ट रूप से संवाद करना, संघर्षों का प्रबंधन करना और टीमों में प्रभावी ढंग से सहयोग करना इसके अंदर शामिल होता है। किसमें, सामाजिक कौशल में। मधुर संबंध बनाना, प्रभावित करना, स्पष्ट रूप से संवाद करना, संघर्षों का प्रबंधन करना, टीमों में प्रभावी ढंग से सहयोग करना इसके अंदर शामिल होता है। उदाहरण के लिए देखें, किसी समूह में नेतृत्व करना, संघर्ष को रचनात्मक तरीके से हल करना या फिर दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करना इसके अंदर शामिल होता है। ये हमने उदाहरण इसके देखे सामाजिक कौशल के। निष्कर्ष के रूप में देखें तो डैनियल गोलमैन का मॉडल क्या बताता है, बात करें तो डैनियल गोलमैन का मॉडल बताता है कि उच्च ईआई जिस व्यक्ति के अंदर या कर्मचारी के अंदर उच्च ईआई है, तो ऐसे व्यक्ति न केवल अपनी भावनाओं को समझते हैं बल्कि वे दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रभावी संचार के माध्यम से सफल सामाजिक संबंध भी स्थापित करते हैं, जो उन्हें क्या पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उच्च सफलता दिलाता है। ये हमारा डैनियल गोलमैन का सिद्धांत था। अब आता है समय आते हैं बुद्धि सिद्धांत, जिसे गुण मॉडल भी कहते हैं, ट्रेट मॉडल या ट्रेट थ्योरी भी जिसे कहेंगे। अब ये मॉडल किसने दिया, ये हमारे मॉडल दिया केवी पेट्रोइट ने। के पेट्रोइट की बात करें, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे गुण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मॉडल की मूल अवधारणा क्या है, पेट्रोइट साहब कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिता एक व्यक्तित्व गुण है, मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो क्या है प्रत्येक व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से निहित होती है। मतलब हर व्यक्ति में क्या होती है, आनुवंशिक रूप से होती ही होती है। ये कौन थे, गुण मॉडल में ट्रेट मॉडल है। ये चीजें बाहर से नहीं सीखी जाती है, ट्रेट के अनुसार ये व्यक्ति के अंदर पहले से होती है। प्रकृति की बात करें तो यह क्या होती है, जन्मजात होती है, इन्नेट होती है। ये सीखा या प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। जबकि सेल्वे, मेयर और गोलमेन के मॉडल ये मानते हैं कि ईआई क्या होता है, हमारे कौशल का एक समूह होता है जिसे विकसित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वह सीख नहीं सकता। तो हमारे सेलोवे, मेयर और गोलमेन साहब कहते हैं कि ये तो सीखे भी जा सकते हैं। यह मॉडल क्या ईआई को आत्म रिपोर्ट मतलब सेल्फ रिपोर्ट के रूप में ना मापता है। बात करें संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि की,
जो सामान्य विशेषताओं के बारे में देखें, तो समयघात बुद्धि की विशेषता ये बताती है कि एक उच्च ईआई वाला व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं से कैसे निपटता है, इसके बारे में बताता है। जैसे विशेषता हम देखें, तो पहली विशेषता आती है स्वयं की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। क्या? अपनी भावनाओं, संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। दूसरी विशेषता आती है दूसरों की भावनाओं को समझना। मतलब दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को, उनके शारीरिक हाव-भाव, भाषा, बोलने के अंदाज आदि को जानना और उनके प्रति संवेदनशील होना। तीसरी विशेषता आती है चिंतन से संबद्ध रहना। मतलब अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना। क्या? अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना, ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय लेने में उन्हें ध्यान में रखा जा सके। ताकि क्या किया जा सके? समस्या समाधान तथा निर्णय लेने में उन्हें ध्यान में रखा जा सके। फिर परिणामों से अवगत होना। तो अपने संवेगों की प्रकृति, तीव्रता और जो उनके संभावित परिणाम है, इनसे अवगत होना। चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता आती है हमारे संवेगों का प्रबंधन। मतलब अपने संवेगों का नियमन और प्रबंधन करना, ताकि व्यवहार में सामंजस्य स्थापित हो सके और उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। तो इस तरह हमने 5 विशेषताएं देखी हमारी ईआई की। पहली, स्वयं की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। दूसरी, दूसरों की भावनाओं को समझना। तीसरा, चिंतन से संबद्ध रहना। चौथा, हमारे परिणामों से अवगत होना। क्यों? क्योंकि किस तरह का हम व्यवहार करेंगे, उसके क्या परिणाम आ सकते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। फिर संवेगों का प्रबंधन करना। अब बात करेंगे एक नई प्रकार की बुद्धि। बुद्धि का नाम है हमारी सामाजिक बुद्धि, जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। सामाजिक बुद्धि की बात करें, तो सामाजिक बुद्धि जटिल सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने, उनमें समायोजन करने और सटीक प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। सामाजिक बुद्धि क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि क्या कहलाती है? जटिल सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने, उनमें समायोजन करने और सटीक प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। योग्यता की बात करें, तो इनमें इसमें क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों, वंचित, तीनों शब्द याद रखना। बड़े, छोटे, वंचित, इनके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि है, वो क्या करता है? वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान रखता है। मतलब कोई भी आप जैसे जिला कलेक्टर बनते हैं, एसडीएम बनते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, उनकी जो प्रथाएँ होती है, हो सकता है अनौचित्यपूर्ण हो, मतलब अतार्किक हो, लेकिन आपको क्या करना है? उस सब व्यवस्था के प्रति सम्मान रखना है। दूसरी चीज़ कि बड़े, छोटे और वंचित, उनके प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। फिर दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान और दूसरों की चिंता करने की योग्यता, 2 चीज़ है। दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान और दूसरों की चिंता करने की योग्यता हमारी क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। मतलब इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों और वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान और दूसरों की चिंता करने की योग्यता हमारी क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें हम, तो समूह में सहयोग करने की या समूह में सहयोग से काम करने की क्षमता हमारी सामाजिक बुद्धि के अंतर गिनी जाती है। संबंधों में समस्या आने पर, भई 2 व्यक्तियों के बीच में संबंधों में समस्या आती है, तो समस्या आने पर संबंध समाप्ति के स्थान पे सकारात्मक समाधान देखने वाला व्यक्ति सामाजिक बुद्धि कहलाती है। किसी व्यक्ति को उसके कार्य का उचित या फिर रचनात्मक फीडबैक देना भी हमारी सामाजिक बुद्धि कहलाती है कि भैया बहुत बढ़िया काम किया, या फिर या तूने तो वो काम बेकार किया। फिर आता हमारा कार्ले अल्बर्ट का सामाजिक बुद्धि सिद्धांत, जिसे स्पेस मॉडल कहते हैं, उसकी बात करें, SPACE। तो कॉर्ले अल्बर्ट का सिद्धांत हमारी सामाजिक बुद्धि को केवल एक विशेषता नहीं मानता। जो हमारे कॉर्ले अल्बर्ट है साहब है, उनका जो सिद्धांत है, ये सामाजिक बुद्धि को केवल एक विशेषता नहीं, बल्कि हमारी संवेदनशीलता संवेदनशीलता, दृष्टिकोण और व्यावहारिक कौशल का एक संयोजन मानता है। मतलब तीनों को जोड़ के क्या बनती है हमारी सामाजिक बुद्धि। इसमें संवेदनशीलता, दृष्टिकोण और व्यावहारिक कौशल, तीनों को उसके अंदर जोड़ा गया है, जिसे सीखा या फिर विकसित किया जा सकता है। इसे सीखा और विकसित कर सकते हैं। कॉर्ले अल्बर्ट ने क्या सामाजिक बुद्धि के 5 आयामों की पहचान की, जिन्हें शॉर्टकट में कहते हैं स्पेस नाम दिया। एस का मतलब होता है हमारे क्या सिचुएशनल या फिर हमारे सोशल अवेयरनेस, इसकी बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं परिस्थिति जन्य या सामाजिक जागरूकता। तो विभिन्न सामाजिक स्थितियों को समझने, उनमें मौजूद लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने की जो क्षमता हो रही है होती है, वही हमारी सामाजिक जागरूकता, ये परिस्थिति जन्य क्षमता कहलाती है। मतलब क्या हो रहा है। दूसरा प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति की बात करें, तो दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता। भाई आप यहाँ 10 लोग खड़े हैं और आप केवल मूक दर्शक हो, इसका मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो। और यदि आप पर अपना प्रभाव दूसरों पर डाल रहे हो, जो भी सकारात्मक रूप से, इसका मतलब आपके प्रेजेंस है। इसमें क्या आत्मविश्वास, सहजता, प्रामाणिकता दिखाना शामिल होता है, जिससे क्या लोग आसानी से सहज महसूस करना शुरू करें। तीसरा आता है हमारा ऑथेंटिसिटी, जिसे कहते हैं प्रमाणिकता। प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो सच्चा और वास्तविक होने की क्षमता, अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप व्यवहार करना, या जैसे आपके जो मूल्य हैं और विश्वास है,
उसी के अनुरूप आप व्यवहार करेंगे, जिससे क्या है लोग भरोसेमंद माने जाएँगे। ऐसा नहीं कि बिन पैंदे के लोटे, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। प्रामाणिकता आपकी व्यवहार के अंदर होनी चाहिए। फिर आता है क्लैरिटी मतलब सी स्पष्टता। प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हो, आप कह भी पा रहे हो या नहीं। इसमें क्या विचारों और भावनाओं को स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने योग्य तरीके से व्यक्त करना शामिल किया जाता है। क्या? वह अपनी जो भावनाएँ हैं, अपने विचार हैं, उनको क्या करना है स्पष्ट, संक्षिप्त और ऐसे तरीका मतलब समझने योग्य तरीके से व्यक्त करना शामिल किया जाता है। जिससे क्या होती है गलतफ़हमियाँ कम होती है। कई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते और दूसरे व्यक्ति उसका गलत समझ जाते हैं। फिर आता है एम्पैथी मतलब ई मतलब सहानुभूति। इसका मतलब होता है सहानुभूति या सेंसिटिविटी। मतलब दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और साझा करने की क्षमता एम्पैथी कहलाती है। ये क्या करती है? दूसरों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता को दिखाती है। ये क्या करती है? दूसरों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता को दिखाती है। तो इस तरह हमने कॉले अल्बर्ट का जो स्पेस मॉडल देखा। एस का मतलब सिचुएशनल या सोशल अवेयरनेस, पी का मतलब प्रेजेंस, सी का ए का मतलब ऑथेंटिसिटी, सी का मतलब क्लैरिटी, ई का मतलब एम्पैथी। तो इस तरह हमने देखा कॉले अल्बर्ट साहब का मानना था कि इन 5 विशेषता मतलब 5 आयाम है एसपीएसी, इनमें सुधार करके कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक बुद्धि को बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर एक बुद्धि आती है हमारी कौन सी? सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि से कल्चरल इंटेलिजेंस या सीक्यू कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक बुद्धि क्या होती है? किसी व्यक्ति की बुद्धि का सांस्कृतिक तत्व मतलब जैसे हमारे रीति-रिवाज, विश्वासों, अभिवृत्तियों इन्हीं के अनुरूप ढलना, समझना और प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता हमारी सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है। तो हमने इस चीज को देखा कई व्यक्ति क्या होते हैं बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं। ये धार्मिक जो रीति रिवाज या कर्म कांड होते हैं इनके प्रति क्या होते हैं बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं कि ये चीज यहाँ रखी जानी चाहिए, इधर तिलक लगना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके प्रति वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो हमारे उनके अंदर क्या होती है सांस्कृतिक बुद्धि। मतलब सांस्कृतिक बुद्धि किसी व्यक्ति की बुद्धि का सांस्कृतिक तत्व जैसे हमारे रीति रिवाजों, विश्वासों, अभिवृत्तियों इनके अनुरूप ढलना, समझना और प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता कहलाती है। अब हम देखें बुद्धि का जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसकी बारे में। स्टर्नबर्ग की से बात करें तो उनके अनुसार बुद्धि हमेशा संस्कृति का एक उत्पाद होती है। व्यक्ति किस संस्कृति में पला बढ़ा है वही उसकी बुद्धि का अनुरूप होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए एक संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बताता है। यदि व्यक्ति के बारे में बता दिया जाए कि वह किन परिस्थितियों मतलब किस सांस्कृतिक तत्वों के साथ पला बढ़ा है तो उसकी बुद्धि के बारे में भी बताया जा सकता है। ये मतलब संदर्भ मिल सकता है। वाइगोट्स्की साहब कहते हैं उन्होंने बौद्धिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा। तो वाइगोट्स्की थे उन्होंने क्या किया बौद्धिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा। पहली आती है वे मानसिक क्रियाएं मतलब जिन्हें प्राथमिक मानसिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो ये कैसी होती है सर्वव्यापी होती है जैसे बच्चे का रोना ध्यान देना। इसका मतलब क्या है वाइगोट्स्की ने कहा कि भैया व्यक्ति के अंदर दो तरह की बुद्धि होती है। एक तो कहते हैं प्राथमिक मानसिक क्रियाएं होती है जो नॉर्मली सभी में पाई जाती है जैसे बच्चे रोते हैं, चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अच्छा खाना खाने पे खुश हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें होती है। ये क्या होती है प्राथमिक मानसिक क्रियाएँ होती है और इस बुद्धि का दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी प्रकार की क्रियाएँ होती है कौन-सी? जिन्हें हम उच्च मानसिक क्रियाएँ कहते हैं। ये क्या होती है संस्कृति का फल होती है। सांस्कृतिक प्रतिफल के रूप में क्या होता है उच्च मानसिक क्रियाएँ करता है व्यक्ति। जैसे व्यक्ति चिंतन, गणितीय तर्क, सम्मान ये सब चीज़ें क्या है हमारी संस्कृति का प्रतिफल होती है। किसके अनुसार? वाइगोट्स्की के अनुसार। फिर हम देखते हैं 2 तरह की बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है कि हमारे क्षेत्र के अनुसार बुद्धि कैसे बटी होती है। एक तो हमारा पश्चिमी क्षेत्र, एक हमारा गैर पश्चिमी क्षेत्र मतलब एक तो वेस्टर्न रीजन जैसे हमारे अमेरिका, यूरोपीय देश है और हमारे गैर पश्चिमी क्षेत्र जैसे हमारा भारत है, जापान है या चीन है, इन देशों की बात करें तो संस्कृति बुद्धि की परिभाषा और महत्व को निर्धारित करती है। कैसे? संस्कृति से कैसे फ़र्क पड़ता है? एक तो हमारे पश्चिमी देश होते हैं और हमारे एक हमारे गैर पश्चिमी देश होते हैं। तो बुद्धि के केंद्र कैसे हैं? जैसे हमारे पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत योग्यता पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति आगे बढ़े। जबकि गैर पश्चिमी देशों में सामाजिक और सामूहिक योग्यता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सामाजिक और सामूहिक योग्यता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पश्चिमी देशों में क्या होता है? किस बात पर बल दिया जाता है कि विश्लेषण करना, अच्छा निष्पादन करना, लक्ष्य उन्मुख होना, तार्किकता, उपलब्धि उन्मुख होना। मूल रूप से देखें तो व्यक्ति को कैसा तकनीकी रूप से बुद्धिमान बनाया जाता है जैसे पश्चिमी देशों में। गैर पश्चिमी देशों की बात करें तो संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ सामाजिक संबंधों को बनाने और सामाजिक जो समरसता है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। पश्चिमी देशों की बात करें तो वो उपलब्धि तो प्राप्त करते हैं कैसी व्यक्तिपरक उपलब्धि को हासिल करते हैं। जबकि हमारे गैर पश्चिमी देश कैसे उपलब्धि सामूहिक उपलब्धि को हासिल करते हैं। तो हमने क्या किया जो हमारे क्षेत्र है क्षेत्र का
या फिर पर्यावरण का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने देखा। फिर एक बुद्धि आती है हमारी कौन-सी समाकलित बुद्धि, जिसे इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो भारतीय परंपरा बुद्धि को केवल संज्ञानात्मक कौशल तक सीमित नहीं रखती। ये बात है कि भारतीय परंपरा क्या करती है, बुद्धि को केवल संज्ञानात्मक कौशल तक सीमित नहीं रखती बल्कि इसे समाकलित बुद्धि कहते हैं, ठीक है? बल्कि इसे क्या समाकलित बुद्धि कहती है, जो व्यक्ति को क्या समाज और वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के लिए तैयार करती है। परीक्षा में आ चुका है ये सवाल कि भारतीय परंपरा में बुद्धि के पक्ष के बारे में बताओ और उसके अनुसार इनके अंदर कौन-कौन सी क्षमताएँ होती है, उनके बारे में देखिए। एक क्षमता आती है हमारी संज्ञानात्मक क्षमता, जिसे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। मतलब व्यक्ति में सोच समझ, विभेदन करना, समस्या समाधान की योग्यता, प्रभावी संप्रेषण की योग्यता हमारी क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक क्षमता। दूसरी क्षमता आती है हमारी सामाजिक क्षमता, जिसे सोशल कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो सामाजिक सुव्यवस्था और नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, सामाजिक चिंतन इसके अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा आता है सांवेगिक क्षमता मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो संवेग परिपक्वता, नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता और अच्छा आचरण ये हमारे सामूहिक क्षमता के अंदर गिना जाता है। चौथा आता है उद्यमी क्षमता मतलब एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस मतलब प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य और निर्धारित व्यवहार। तो इस तरह हमने देखे 4 प्रकार की क्षमताएँ जो हमारी भारतीय परंपरा में बुद्धि के पक्ष होते हैं। परीक्षा में आ चुका है ये। कौन-कौन से? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, उद्यमी क्षमता। मूल्य की बात करें, ये मॉडल क्या करता है? वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है और एक सर्वभौम सुखिनः मतलब सभी सुखी रहें, जैसे जो भारतीय मूल्यों पे आधारित है। अब हम देखेंगे जो थॉर्नडाइक है, क्या थॉर्नडाइक है? तो थॉर्नडाइक का जो बुद्धि सिद्धांत है, उसके बारे में देखिए। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत क्या है? 3 टाइप्स है। तो ई.एल. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जो क्या करती है? समस्याओं के विभिन्न प्रकारों से निपटने में सहायता करती है। इसके अनुसार बुद्धि क्या है? 3 प्रकार की होती है, जो क्या है? समस्याओं के विभिन्न प्रकारों से निपटने में सहायक होती है। एक बुद्धि होती है हमारी अमूर्त बुद्धि, दूसरी होती है यांत्रिक बुद्धि, ये मूर्त बुद्धि, तीसरी होती है हमारी सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की बात करें तो इसका संबंध क्या होता है? शब्दों, प्रतीकों और विचारों से होता है और यह क्या है? तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता की क्षमता होती है। कई बार हम देखते हैं जो वकील, कवि, दार्शनिक ये क्या करते हैं? अमूर्त बुद्धि होती है इनके अंदर। इनका संबंध क्या है? शब्दों का अर्थ, प्रतीक, विचार इनका संबंध इनसे होता है। और ये क्या है? तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता की क्षमता होती है मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये। जैसे हमारा वकील, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक बात करें जैसे वकील है, वकील के सामने केस आता है, केस को वो कैसे जीतता है? क्यों? क्योंकि वो कल्पनाएँ करना शुरू कर देता है कि इस पे किस प्रकार से काम किया जा सके। ऐसी चीज़ें जो वास्तव में नहीं है, फिर भी वह कल्पनाशीलता से उन्हें पैदा कर देता है। दूसरा मूर्त है यांत्रिक बुद्धि। इसका संबंध यंत्रों, मशीनों, ठोस वस्तुओं से होता है, जैसे मोबाइल चलाना, कि व्यक्ति को चीज़ें चलानी आनी चाहिए, जो सामने है, उनको कैसे चलाया जाता है। ये हमारी मूर्त यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। ये मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति क्या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझ जाता है। जैसे हमारे इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, व्यापारी इसके अंदर शामिल होते हैं। तीसरा होता है हमारा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को समझने और प्रबंधित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। मानव संबंधों में बुद्धिमानी से व्यवहार करना इसके अंदर शामिल होता है। जिसमें राजनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं? इनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है और ये क्या करते हैं? पुरुषों और महिलाओं को समझने और उनको प्रबंधित करने की क्षमता होती है। फिर कई बार आप परीक्षा में या फिर वैसे जनरली भी आप समझते होंगे 2 शब्द आते हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, दूसरा वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रवीण है। तो दोनों में क्या अंतर है? प्रतिभा का मतलब टैलेंट है, प्रवीणता मतलब स्किल है। मतलब प्रकृति की बात करें, प्रतिभा क्या होती है? हमारी जन्मजात होती है। प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात होती है और ये एक उच्च संभावित क्षमता होती है। यदि व्यक्ति के अंदर प्रतिभा ज़्यादा है, तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा। प्रवीणता की बात करें तो इसे ग्रहण या अर्जित किया जा सकता है और ये अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से वास्तविक उपलब्धि होती है, जो व्यक्ति हासिल करता है। क्षेत्र की बात करें, तो ये किसी भी क्षेत्र मतलब संज्ञानात्मक, शारीरिक, कलात्मक से संबंधित हो सकती है, लेकिन ये कैसी होती है? अक्सर व्यापक होती है। बात करें प्रवीणता या स्किल की, तो ये किसी विशिष्ट क्षेत्र या कार्य से संबंधित होती है। ये क्या होती है? किसी विशिष्ट क्षेत्र या फिर कार्य से संबंधित होती है। फिर आती है हमारी आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसका प्रतिपादक कौन थे? दाना जोहर और इयान मार्शल। इसका प्रतिपादक किसने किया? हमारे दाना जोहर, इयान मार्शल ने किया। इनकी पुस्तक थी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक थी कौन सी? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति के द्वारा स्वयं को समझने, सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने और मानवीय मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता होने से। इसका अर्थ क्या है आध्यात्मिक बुद्धि का? कि व्यक्ति द्वारा स्वयं को समझने, सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होने से।
यह क्यों वाले प्रश्न का जवाब देती है कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, क्यों है? इसका जवाब देती है हमारी आध्यात्मिक बुद्धि कि हम जीवन क्यों जीते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम देखेंगे जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि होती है इसका महत्व है। तो हमारा एसक्यू की बात करें, एसक्यू वाला व्यक्ति अपने कार्य निष्पादन में मानवता को सर्वोच्च रखता है। जैसे कि वो मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करता है, प्रकृति और उसके घटकों का सम्मान करता है, करुणा का भाव रखता है, विविधता का आदर करता है और संरक्षण की बात कहता है। और जो सामाजिक संस्कृति होती है, मतलब समावेशी संस्कृति, इस पे बहुत ज़्यादा बल देता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों और विभिन्न जो पक्ष है, उनको समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।